प्रथम पीयूसी छात्राओं को नमस्कार। आज आप लोगों के सामने मैं चर्चा करूंगा दिल का दौरा और एंजाइना पाठ के दूसरे भाग को लेकर। तो देखिए, हम लोगों ने दिल का दौरा और एंजाइना किसे कहते हैं, कारण क्या है, कौन से उम्र के लोगों को आ जाता है, उसके लक्षण क्या है देखा। तो आगे दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೃದಯ ರೋಗದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾರಣ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. तुरंत पास के डॉक्टर को बुला भेजे, तब तक रोगी को पीठ के बल लिटा दें, उसके कपड़े ढील कर दें और कोई दर्दनाशक दवा दे दें. तो क्या करना है, पहले डॉक्टर को बुला देना है और रोगी को पीठ के बल लिटा देना है. उसके बाद अपने कपड़े ढीले कर देना है उसके, और उसे कोई दर्दनाशक दवा दे देना चाहिए. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೋಗ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕರಿಬೇಕು. ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದರ್ದನಾಶಕ ದವಾ, ಆ ಒಂದು ನೋವು ದೂರ ಆಗುವಂತದ್ದು ಔಷಧಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. यदि वह पहले से इसका रोगी है और उसके पास सैब्रिटेट की गोली हो तो उसे तुरंत वह गोली दे दे. तो अगर आपके पास अगर सैब्रिटेट की गोली होती है तो उसे दे देना चाहिए. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ सैब्रिटेट ಗುಳಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. उसे जीभ के नीचे रखकर वह चूसता रहे. अचानक दौरा पड़ जाए और रोगी की धड़कन रुक जाए तो उसे पीठ के बल सीधा लिटाकर उसके सीने की मालिश करें. मुंह से मुंह सटाकर सांस दें. तुरंत मोबाइल हृदय चिकित्सा वाहन बुला भेजें. उस समय एक एक क्षण बहुमूल्य हो सकता है. तो क्या करना है, उसे सैब्रिटेट की गोली देना है. अगर वहां पर गोली वह जीभ के नीचे रखकर चूसना पड़ता है तो फिर भी दिल का दौरा पड़ रहा है तो उसे पीठ के बल पर लेटाकर यानी उसके सीने पर मालिश करना है बाईं ओर. और उसके बाद वहाँ पर तुरंत मोबाइल चिकित्सक क्या करना है, वहाँ पर चिकित्सक वाहन को बुला भेजना है, यानी 108 नंबर की, क्योंकि वहाँ पर एक एक क्षण भी बहुमूल्य होता है. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗಿಗೆ, ಹೃದಯ ರೋಗಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಸ್ಯಾಬ್ರಿಟೇಟ್ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸವಿತಾ ಇರಬೇಕು. ತದನಂತರ ಒಂದೇ ವೇಳೆ ಆ ಏನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗಿಯನ್ನ ಪೀಠ್ಗೆ ಬಲ್ಬಾರ ಇನ್ನು ಬೆನ್ನು ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಲಗಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಆ ವಾಹನವನ್ನ ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. क्या किन्हीं अन्य रोगों में भी इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. अलग अलग जो रोग में लक्षण दिखाई देते हैं, एंजाइना जैसे लक्षण कुछ अन्य रोगों में भी देखे जा सकते हैं. तो सच है, अलग अलग रोगों में एंजाइना जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹಿತ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದು, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस नामक एक आम रोग में छाती में फसलियों और कॉस्टल उपस्थितियों के संगम स्थल पर जोड़ों का दर्द हो सकता है. तो देखिए क्या होता है, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस यानी जो जॉइंट पेन होते हैं वहां पर भी अगर दर्द हो जाता है तो ऐसे छाती में फसलियों में दर्द हो जाता है. ಅಂದ್ರೆ
ಕೋಸ್ಟೋಕಾಂಡ್ರೈಟಿಸ್ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್, ಏನು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಎಲುಬುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಎದೆಯ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸಿ ತರಹ सर्वाइकल स्पैंडिलोसिस में तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ने से गर्दन, कंधे और बाजू में दर्द हो सकता है. तो देखिए सर्वाइकल स्पैंडिलोसिस यानी हमारे जो बैकबोन होता है वहां पर भी अगर दर्द हो जाता है, ऐसे जो बाजू में कंधों में दर्द होने लगता है, ಏನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಇದೆ ಆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೋವು ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲು ಅಥವಾ ಎದೆ ಎಲುಬುಗಳು ನೋಯ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೇಕಿನ್ ये दर्द प्रायः लगातार बने रहते हैं, जबकि एंजाइना का दर्द प्रायः रुक रुक कर उठता है. चुभन सा अपच के कारण भी बेचैनी हो सकती है, मितली की शिकायत हो सकती है, पर जब भी जरा सा संशय हो डॉक्टर सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए. तो क्या हो जाता है यहाँ पर, अगर एंजाइना का जो दर्द है रुक रुक कर आने लगता है तो वहाँ पर अपच, खाने में जो वहाँ पर पूरा जो खाना हाजमा नहीं होता और उसी के साथ साथ हम लोग बेचैनी करते हैं और घबराहट होती है, मितली की शिकायत हो, कोई भी कुछ भी संशय होगा तो हम तुरंत क्या करना है, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಚಲೆ ಜಾನಾ ಹೈ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಜಾಯ್ನಾ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಜಾಯ್ನಾ ರೋಗದ ನೋವು ತಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚುಬನ್ಸ ಅಪಚ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜೀರ್ಣವು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಬೇಚೈನಿ ಅಶಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. तो आगे एंजाइना रोग का निदान डायग्नोसिस किस आधार पर किया जाता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे इसका जो डायग्नोसिस यानी जो चिकित्सा, हागाದ್ರೆ ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, निदान जो होता है ನೋಡಿ, इसमें व्यक्ति की बीमारी का इतिहास ही प्रमुख भूमिका निभाता है. तो क्या है यहाँ पर, अगर व्यक्ति जो है कौन से हालत में है, किस हालत में है, उसकी जो हालात कैसी है उसको लेकर हम लोग उसके इलाज कर सकते हैं. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯ ರೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. इसके अलावा ECG भी महत्वपूर्ण है. देखिए ECG वहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, तो वहाँ पर ECG किया जाता है, यानी खास मशीन पर. कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट, जिसमें रोगी में खास मशीन पर व्यायाम करवाते समय उसका ECG रिकॉर्ड किया जाता है. यह भी बहुत उपयोगी है. यानी एक है ECG किया जा सकता है, वरना ट्रेडमिल यानी वहां पर जैसे ही वह जो व्यक्ति है व्यायाम करता है उसी समय ECG मशीन को लगाया जाता है और उसकी ECG की जा सकती है. ये जो ट्रेडमिल होता है ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ECG ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ECG ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತದನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ವ್ಯಾಯಾಮನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ಆ ECG ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. तो ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ट्रेड मिल ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. दूसरे कुछ रोगियों में हार्टर जांच के अंतर्गत रोगी का 24 से 72 घंटे तक ECG लेने की जरूरत पड़ सकती है. देखिए कुछ लोगों में अगर एक बीमारी का पता नहीं चल रहा है तो 24 से 72 घंटे तक क्या कर सकते हैं, ECG ले सकते हैं. ಕೆಲವೊಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೋಗಿಗೆ 24ರಿಂದ 72 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ECG ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. रोगी के बदन पर एक छोटी ECG मशीन लगा दी जाती है और वह आम दिनों की तरह अपना काम करता रहता है. देखिए जब क्या हो जाता है, एक ECG की छोटी मशीन हम लोग लगा देते हैं इंसान के बदन के ऊपर, शरीर के, तो वह आम तौर पर काम करता रहता है. ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ECG ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಹೃದಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. जिन रोगियों में तब भी निदान स्पष्ट नहीं हो पाता उन्हें
कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जा सकती है। अगर ईसीजी से काम नहीं हो रहा है तो कोरोनरी एंजियोग्राफी यानी हाइड्रोजन जो पाइप होता है उसे डालकर उस हृदय की वहां पर स्कैन किया जाता है। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸಿಜಿ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರೋನರಿ ಎಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಹೃದಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इसमें कोरोनरी धमनियों में एक रंगीन दाई दवा डालकर उनके एक्सरे चित्र या फिल्म ली जाती है। उससे यह साफ हो जाता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक कहाँ रुकी हुई है। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है, वहां पर एक हाइड्रोजन पाइप डाला जाता है, उसमें दवा डाला जाता है, तो एक्सरा लेते हैं तो हृदय का, तो कौन सी धमनी कहाँ तक रुक गई है तो इससे पता चल जाता है इस एक्सरे में। ಆಗ ಆ ಕೊರೋನರಿ ಎಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನೋಡಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಸಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧವನ್ನ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ರಾವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಧಮನಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ का निदान, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನು, ಅದರ डायग्नोसिस चिकित्सा ಯಾವ ರೀತಿ। हार्ट अटैक के तत्कालीन निदान में ईसीजी और खास तरह के ब्लड टेस्ट उसकी निश्चित जानकारी देने में समर्थ है। तो हार्ट अटैक करना है जो वहां पर उसका इलाज करना है तो ईसीजी भी जरूरत है और ब्लड टेस्ट किया जाता है। ईसीजी ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಆ ಹೃದಯ ರೋಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। बाद में जरूरत होने पर रोगी के दिल का न्यूक्लियर स्कैन कर यह भी पता लगाया जा सकता है कि दिल का कितना हिस्सा दौरे की चपेट में बेकार हुआ है, इसे मुगा टेस्ट कहते हैं। तो देखिए आप लोगों को प्रश्न आ जाता है मुगा टेस्ट किसे कहते हैं, यानी वहां पर जो हृदय रोगी का हृदय जो है या दौरा जो है कितने चपेट में आ गया है उसे जानने के लिए न्यूक्लियर स्कैन किया जाता है, इसे ही क्या कहेंगे, ಮುಗಾ ಟೆಸ್ಟ್ कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಧಮನಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನುವನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಗಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಿತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। क्या एंजाइना का इलाज संभव है, ಹಾಗಾದ್ರೆ एंजाइना ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ, ನಡೆಯುತ್ತಾ? हाँ, ऐसी बहुत सी दवाएं उपलब्ध है जो दिल पर पड़ने वाले भार को कम करती है और कोरोनरी धमनियों में फैलाव लाकर उस पर्याप्त खुराक पहुंचाने का काम करने में समर्थ होती है। तो बताते हैं तो बहुत सारी दवाएं हैं यानी जो कोरोनरी धमनियों में फुलाव लाती है, फैलाव लाती है और खुराक पहुंचाने यानी खाना जो पहुंचाने वहां पर काम करती है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳಿದಾವೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಆ ಕೊರೋನರಿ ಧಮನಿಗಳನ್ನ ಏನು ಫೈಲಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮುದುಡಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡಂತವುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುರಾಕ್ ಆಹಾರವನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ। ಇನ್ಮೆ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸಿ सैब्रिटेट, प्रोफ्रेनोलाल, वेरेपामिन, निपेडेपिन दवाएं प्रमुख है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಔಷಧಿಗಳಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಬ್ರಿಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಪ್ರೆನೋಲಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರೆಪಾಮಿನ್, ನಿಫೆಡೆಫಿನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ। इसके अलावा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए भी एट्रोमिड जैसी दवाएं उपलब्ध है। देखिए अगर रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वहां पर भी एट्रोमिड दवा जरूरी है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ एट्रोमिड ದಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ಕೊಡಬಹುದು। जिन रोगियों में दवा से आराम नहीं आता उनमें रुकी हुई कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर धमनियां रुकी गई हैं तो उसमें फुलाव नहीं आ रहा है तो क्या किया जाता है, बैलून एंजियोप्लास्टी, इसे बैलून एंजियोप्लास्टी भी किया जाता है और बाईपास ऑपरेशन भी कहते हैं। तो क्या करते हैं बैलून एंजियोप्लास्टी में, आगे है मैं आपको बता दूंगा। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಧಮನಿಗಳು ನಿಂತಿದಾವೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಧಮನಿಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಮುದುಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಲೂನ್ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಪಾಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕರೀತಾರೆ। ಏನಿದೆ ಬಲೂನ್ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ। और
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗೆ ರೋಗಿ का इलाज किस तरह किया जाता है? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ? यह रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। रोगी तुरंत अस्पताल पहुंच जाए और सुविधा उपलब्ध हो तो रुकी गई धमनी को बहाल करने के लिए धमनी में इस तरह की दवा स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज इंजेक्ट की जा सकती है, जिसमें धमनी फिर से खुल जाती है। तो क्या करना है? अगर किसी एक इंसान को हार्ट अटैक हो गया है, तुरंत वह डॉक्टर के पास चले जाए और वहां पर जो अपनी रुकी हुई जो धमनी होती है उसे बहाल करने के लिए क्या करना है? जो डॉक्टर वहां पर इंजेक्शन कर देते हैं। कौन सा? जो स्ट्रेप्टोकाइनाज या यूरोकाइनाज नामक इंजेक्ट की जा सकती है, तो रुकी हुई धमनी को थोड़ा सा खोल सकते हैं। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೃದಯ ರೋಗಿ ದಾನಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಮನಿಗಳು ಮುದುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರು ಆ ತುರಂತವಾಗಿ ಧಮನಿಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವು ಅರಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಫ್ಟೋಕಾಯ್ನಾಸ್ ಯೂರೋಕಾಯ್ನಾಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ದಿಲ್ ಕಿ ಧಡ್ಕನ್ बिगड़ गई हो तो उसके लिए भी दवा और फेसमेकर की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या है? अगर दिल की धड़कन रुक भी जाती है तो दवा देना है और फेसमेकर की जरूरत है। तो क्या है? मुंह से मुंह सटाकर ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೃದಯ ರೋಗ ಜೋರಾಗಿ ಹೃದಯ ನಿಂತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಔಷಧಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले कुछ घंटों के लिए रोगी खड़ी डॉक्टरी निगरानी में रहे और उसे जरूरत के हिसाब से दवा ऑक्सीजन आदि मिलती रहे। लेकिन इसके बावजूद कुछ रोगी कुछ कर जाते हैं। तो क्या है? जैसे ही हृदय रोगी है, हार्ट अटैक का जो पेशेंट है, तो वहां पर क्या करना पड़ता है? डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ता है और डॉक्टर जो कहेंगे उसी के साथ चलना है और उसे हमेशा दवा ऑक्सीजन देना पड़ता है। इसने बावजूद भी कुछ लोग डॉक्टर की बातों को भूल जाते हैं, तो वहां पर वह अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು, ಆ ಹೃದಯ ರೋಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಕ್ಟರಿನ ಒಂದು ಏನು ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ತದನಂತರ ಔಷಧಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದು ರೋಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಬಲೂನ್ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ತಕ್ನಿಕಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಲೂನ್ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण है उनमें वसा की परत का जम जाना। देखिए हमारे हृदय में 2 कोरोनरी धमनियां होती है। अगर 2 कोरोनरी धमनियां सिकुड़न में आ जाती है तो कारण क्या है? वसा की परत का जम जाना। यानी हम लोग क्या करते हैं? तले हुए चीजों को खाते हैं या वसा की चीजों को खाते हैं, ये गलत बात है। ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು? ಬೈಲೂನ್ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಧಮನಿಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಮುದುಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಹೌದಾ? तो क्या है? अब जब एक या 2 कोरोनरी धमनियां शुरू के हिस्से में इस तरह अवरुद्ध हो तो उन्हें सामान्य बनाने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो क्या हो जाता है? ये दोनों कोरोनरी धमनियां सिकुड़न में आकर जब बंद हो जाती है तो उसे खोलने के लिए ही ಬಲೂನ್ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ किया जाता है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೃದಯ ರೋಗದಲ್ಲಿ 2 ಧಮನಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಧಮನಿಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಅವೆರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಲೂನ್ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो कैसे? इसमें रोगी की टांग या बाह की किसी एक धमनी के रास्ते एक लंबी पतली ट्यूब अवरुद्ध हुई कोरोनरी धमनी तक पहुंचा दी जाती है। तो क्या हो जाता है? जो रोगी होता है उसके टांग, पैरों या उसकी बाह यानी बाह से क्या किया जाता है? एक पतली ट्यूब को डाला जाता है और जो धमनी रुकी हुई है वहां तक पहुंचाया जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗಿರುವಂತ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಾಲು ಇರ್ಬೋದು, ತದನಂತರ ಬಾವು ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ನಾಡಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಆ ಧಮನಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ। इस पहली ट्यूब के द्वारा फिर एक ऐसी ट्यूब भीतर डाली जाती है जिसके चोर पर एक गुब्बारा होता है। देखिए वो जो पहली ट्यूब में और एक वहां पर जो पतली ट्यूब डाली जाती है उसके चोर में गुब्बारा होता है। ಹೌದಾ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಚೋರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಾರ ಏನು ಈ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿಯ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ। गुब्बारे को कोरोनरी धमनी के सिकुड़े हुए भाग में पहुंचाकर फुलाया जाता है। देखिए वो जो गुब्बारा होता है कोरोनरी धमनी में जाकर क्या करता है, उसे फुलाता है। ಆದ ಆ ಗುಬ್ಬಾರ ಏನು ಆ ಬಲೂನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆ ಧಮನಿ ನಿಂತ ಧಮನಿಯನ್ನ अरड़िसते दूर मारते, जिसमें धमनी में जमी वसा की परत दब जाती है और धमनी पुनः खुल जाती है। इससे उस धमनी में रक्त बहाव सामान्य हो जाता है और रोग दूर हो सकता है। तो क्या हो जाता है, जैसे वो जो ट्यूब जाकर गुब्बारा जाकर उस धमनी में वसा जम जाती है उसे दबा देता है और धमनी खुल जाती है और व्यक्ति आराम हो जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಟ್ಯೂಬಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇ ಟ್ಯೂಬಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಕ್ಕಿತ್ತೆ, ಆಗ ಆ ಧಮನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅರಳಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। तो आगे बताते हैं बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, इस ऑपरेशन पर कितना खर्च आता है, क्या यह भारत में संभव है। देखिए बाईपास सर्जरी क्या है, क्या भारत में इसका इलाज संभव है। ಹಾಗಾದ್ರೆ bypass ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ। bypass सर्जरी में रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बाईपास करते हुए टांग की शिरा का टुकड़ा इस तरह लगाया जाता है कि दिल के उस भाग को फिर से पूरी खुराक मिलने लगती है। तो बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, जो टांग होता है यानी पैर जो होता है उसके जो शिरा को यानी जो खून की जो नस होती है उससे क्या किया जाता है, वहां पर धमनी तक फुलाया जाता है और खुराक यानी जो खाना पहुंचाया जाता है, यानी कोई दवा हो उसे पहुंचाया जाता है। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಇದೆ, ಆ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ರಕ್ತನಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೃದಯದ ಧಮನಿಯವರೆಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಭಾರತ में यह ऑपरेशन अब बहुत से अस्पतालों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो भारत में बाईपास सर्जरी आज चल रही है, बाईपास सर्जरी ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। इनमें पेरंबूर का दक्षिण रेलवे अस्पताल, मद्रास का अपोलो अस्पताल, मुंबई का केईएम अस्पताल, वेलोरा का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट और बत्रा अस्पताल अग्रणी है। एक ऑपरेशन में यहाँ 20,000 से 50,000 रुपए का खर्च आता है। देखिए इतने सारे अस्पताल जो है आज भारत में बाईपास सर्जरी करते हैं हृदय रोग के, और 20 से 50,000, लेकिन आज ये जो है रकम है जो खर्च है बहुत बढ़ गया है। ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪೆರಂಬೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ अस्पताल, ಮದ್ರಾಸಿನ ಅಪೋಲೋ अस्पताल, ಮುಂಬೈನ ಕೆಇಎಂ अस्पताल, ವೆಲ್ಲೋರಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೈ ದಿಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ಎಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಬತ್ರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 20,000 50,000 ಸಾವಿರ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ। हृदय रोग से बचाव के लिए और जिन रोगियों में यह रोग हो उनमें रोग काबू में रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। तो हृदय रोगी है तो क्या क्या एहतियात करना है, तो वहां पर आगे की क्रम क्या है, पहले ही रोग आने से पहले या उसकी परहेज कैसे करना है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೃದಯ ರೋಗಿ ಇದಾನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹತಿಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। रोजाना व्यायाम करें, प्रतिदिन व्यायाम ಮಾಡಬೇಕು। इसके लिए सुबह शाम की सैर अच्छी है, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸೈರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ। हृदय रोगियों के लिए भी यह उचित है, पर ध्यान रखें कि एकाएक दिल पर ज्यादा बोझ न पड़े। पहले 1 फरलांग फिर 2 और इस तरह हर हफ्ते
डॉक्टर से सलाह लेकर सैर की सीमा बढ़ाते जाए। तो क्या करना है, हृदय रोगियों के लिए यहाँ पर सुबह शाम सैर करना जरूरी है, लेकिन सैर करते करते पहले एक फरलांग फिर आगे, तो ऐसे आगे बढ़ना है और क्या है, डॉक्टर की निगरानी में रहना है। ज्यादा हृदय रोगी हर रोज सैर करेगा तो वह भी दबाव पड़ सकता है। ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ರೋಗಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಹೃದಯ ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಬಾರ್ದು. प्राय समझा जाता है कि रात्रि भोज के बाद सैर अच्छी रहती है, लेकिन दिल के रोगी के लिए ठीक नहीं. तो देखिए, रात में हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने को ಹಾಜ್ಮಾ करने के लिए ಸೈರ್ करते हैं, लेकिन ಹೃದಯ ರೋಗಿ को ठीक नहीं है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊಟದ ನಂತರ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ 1-2 ಮೈಲು. ಆದ್ರೆ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. उस दौरान उसके दिल को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती, क्योंकि वह भोजन को पचाने में लगी होती है. इसीलिए भोजन करने के कुछ समय बाद तक तेज चलने पर एकाएक रोग उग्र हो सकता है, एंजाइना का अटैक पड़ सकता है. तो देखिए, हृदय रोगी है, बीमार व्यक्ति है, तो उसे रात में खाने के बाद सैर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके दिल के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೃದಯ ರೋಗಿ ಇದಾನಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು. अपने वजन पर खड़ी नजर रखे, उसे बिल्कुल न बढ़ने दे. जितना ज्यादा वजन होगा दिल को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो आपके लिए ठीक नहीं. तो देखिए, वजन भी नहीं बढ़ाना है और वजन बढ़ता है तो उसे रोकना है, क्योंकि हमारे दिल को जितना हमारा दिल काम कर सकता है हम लोग उतना काम करना है. ನಮ್ಮ ತೂಕ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೃದಯ ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಿಂದಗಿ ಮೇ मानसिक तनाव को भी दूर रखे. उतार चढ़ाव लाभ हानि इसे जीवन का अंग मान ले. जो क्या है, जिंदगी में जीवन में जितने भी मानसिक तनाव होते हैं उसे दूर रखना है. अगर ऊंच नीच उतार चढ़ाव सुख दुख आता है उसे समान तौर पर स्वीकारना है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ತದನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೇಲು ಕೀಳು ಸುಖ ದುಃಖ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या फिर शुगर हो तो उनके लिए भी ठीक समय से दवा लेते रहे, इससे बीमार दिल को राहत मिलेगी. तो क्या हो जाता है, हम लोगों को वहां पर ब्लड प्रेशर है या शुगर है, बीपी है, तो उसे दवा लेना जरूरी है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ बीपी ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಔಷಧವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಖಾನ್ ಪಾನ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಪರ್ಹೇಜ್ ಜರೂರಿ है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು पत्ते ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಏನೇನು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, क्या क्या परहेज करना है. तले हुए अधिक वसा वाले भोजन से बच कर रहे. तले हुए पदार्थों को और वसा की चीजों को नहीं खाना है. ಏನಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದಂತಹ ಮತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. भोजन केवल इतना ले कि रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी होती रहे. तो हम क्या करना है, हर रोज जितना जरूरत है उतना भोजन लेना है, यानी हमारा पेट जितना संभाल सके. कुछ लोग क्या करते हैं, अगर खाना स्वादिष्ट बना है बहुत खाते हैं, ये क्या है, सेहत के लिए अच्छा नहीं. ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಅತಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹಾನಿ. ವಜನ್ बड़े नहीं, और क्या है, वजन नहीं बढ़ना है, ನಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. घी मक्खन अंडे चिकन पूड़ी कचौड़ी समोसे पराठे टिक्की पकौड़ी आदि से दूर रहे. तो देखिए, घी मक्खन ಏನು ಬೆಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡೆ ಎಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್, ಪೂಡಿ ಕಚೋಡಿ ಯಾನಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪೂರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮೋಸ ಇರ್ಬೋದು, ಪರಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿಕ್ಕಿ ಪಕೋಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೂರ ಇಡಬೇಕು. कैफीन भी दिल की धड़कन तेज करती है. देखिए, कैफीन जो यानी नशे वाली चीजों को भी हम लोग नहीं खाना है. ಏನು ಮದ ಬರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಡ್ರಿಂಕ್ जो होता है. इसलिए जहां तक हो सके कॉफी और चाय भी
कम से कम ले, और काफी और चाय भी नहीं लेना है। चाह मत काफी सहिता बड़ा कुड़ीबार्दो। धूम्रपान का शौक फरमाते हो या मदिरा दिल को भाती हो तो अपने दिल की खातिर इन पर आज ही रोक लगा दो। देखिए, अगर आप धूम्रपान करते हैं या मदिरा पीते हैं तो उसे भी रोक देना चाहिए। ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮದಿರಾಪಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में ली गई मदिरा दिल के लिए लाभदायक होती है, लेकिन यह सच नहीं है। अध्ययनों से साबित हो गया है कि मदिरा सेवन दिल के लिए कतई अच्छा नहीं है। तो देखिए, कुछ लोग बताते हैं अरे सेहत अच्छी होना है तो शराब पीना है, मदिरा पीना है, लेकिन ये गलत बात है। हम लोग कभी भी शराब मदिरापान को नहीं छूना है। ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದು, ಈ ಮದಿರಾಪಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಇದೆ। ಕ್ಯಾ ಹೃದಯ ರೋಗಿयों के लिए सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित है? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು, ಯಾವ ಹೃದಯ ರೋಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದಾ? तो क्या है, अपना विवाह का जीवन चला सकता है? नहीं, कतई नहीं। अधिकतर रोगी दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकते हैं। देखिए, वह अपने दांपत्य जीवन को चला सकता है। हृदय रोगी तन्न दांपत्य जीवनवನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು। सहवास का पर रोक टोक लगाना प्राय अनावश्यक होता है। हाँ, कुछ सीमाएं जरूर बांधनी पड़ती है, पर ब्रह्मचर्य पर लौटने की कतई जरूरत नहीं। देखिए, जो भी हृदय रोगी का व्यक्ति होता है अपने जो दांपत्य जीवन को चला सकता है, लेकिन कुछ सीमाएं बांधना है और वहां पर भी आवश्यकता के अनुसार चलना जरूरी है। ಹೌದು, ಆ ಹೃದಯ ರೋಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೇಖೆಗಳನ್ನ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೃದಯ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ ರವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು, ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तो बता चुके हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल हृदय रोग क्या होता है, दिल का दौरा और एंजाइना क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, ये जो सारे को लेकर चर्चा किया है कौन, ये डॉक्टर यतीश अग्रवाल। अगर मैं प्रश्नोत्तरों को देखता हूं, हृदय रोग के दो रूप कौन से हैं? दिल का दौरा और एंजाइना। दिल का दौरा और एंजाइना आमतौर से कितने वर्षों से अधिक उम्र के व्यक्तियों में देखे जाते हैं? 45। मुगा टेस्ट किसे कहते हैं? तो यहाँ पर दिल का भाग दौरा कितने चपेट में आ गया है उसे जानने के लिए न्यूक्लियर स्कैन किया जाता है, इसी मुगा टेस्ट कहते हैं। कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण क्या है? वसा की परत का दमदाना। क्या बाईपास सर्जरी भारत में संभव है? हाँ, संभव है। हृदय रोगियों के लिए किस तरह का भोजन अच्छा नहीं है? तले हुए, वसायुक्त। और आगे रिक्त स्थान है, देखिए उसके सीने में दर्द उठने लगता है, इसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगता है। मितली की शिकायत भी हो सकती है, पास के डॉक्टर को बुला भेजें। कॉस्टल उपस्थितियों के संगम स्थल पर जोरों का दर्द हो सकता है। अन्य वचन फसलियां, तंत्रिका तंत्रिकाएं, दवाएं, सीमाएं, धमनियां। विलोम शब्द पास, दूर, नीचे, ऊपर, छोटा, बड़ा, चैन, बेचैन, ज्यादा, कम, समर्थ, असमर्थ। ये जो है आपके लिए पाठ था दिल का दौरा और एंजाइना।